हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका वेलकम करता हूं इस नए सेशन में जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर। दिस इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th। हमारे इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। तो आप लोग तैयार हो जाइए, आज का हमारा फर्स्ट लेसन स्टार्ट होने वाला है क्लास 11 के स्टूडेंट्स और बाकी व्यूअर्स जो इसको देख रहे हैं और जिनके लिए ये चैप्टर काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। काफ़ी लोग कहते हैं भाई ये चैप्टर आपका कंपटीशन में, ये चैप्टर आपका एग्जाम्स में नहीं आता है, बट फिजिक्स में अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आप लोगों के लिए। वैसे मैं सिंपली आपको आज फिजिक्स के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं जिससे आपका अंदर से इंटरेस्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। पहले मैं लिख देता हूं, एक्चुअली बच्चे बार बार पूछते रहते हैं सर क्या है क्या है। भैया तो आज है फिजिकल वर्ल्ड डे, इसको हम कहेंगे फिजिकल वर्ल्ड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भौतिक जगत। भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड। स्केच चेंज कर लेते हैं, देखते हैं कोई नया स्केच हमारे पास अगर पड़ा होगा उसका यूज करेंगे। ठीक है, काफी अच्छा स्केच है। तो पहली बात क्या, जो हमारा इसमें फर्स्ट टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम क्या होगा, फिजिक्स। देखिए, तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर होने वाला है उसका नाम है हमारा फिजिक्स, मीन्स भौतिकी। यानी ये जो भौतिकी है, ये जो फिजिक्स है, कहते किसे हैं भैया। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि भौतिकी या फिजिक्स कहते किसको है। सबसे पहली बात, अगर मैं आपको फिजिक्स के बारे में बताऊं तो फिजिक्स एक प्रकार का साइंस ही तो होता है। अरे भाई, साइंस की 3 ब्रांचेस तो होती है। एक तो आपकी फिजिक्स होती है यानी भौतिकी होता है, दूसरा आपका रासायनिक होता है और थर्ड आपका जीव विज्ञान होता है, ये जिसको हम बायोलॉजी भी कहते हैं। अब हमें जो समझना है इसके अंदर, फिजिक्स को समझना है। तो फिजिक्स है क्या भैया। फिजिक्स जो है ना, साइंस की एक ब्रांच है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, नेचुरल फिनोमिना और हमारे पास आसपास की जो ये फिनोमिना, ये जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में एनालाइज करते हैं। आप लोग कहोगे सर ऐसी कौन कौन सी फिनोमिना है जो हम लोगों के आसपास हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा, मैं इस समय बोल रहा हूं, साउंड इस कैमरे के थ्रू आपके पास आ रही है। इट मीन्स दैट ये भी तो फिजिक्स ही है। यहाँ पर साउंड यानी ध्वनि की बात की जा रही है। आप मेरी पिक्चर देख पा रहे हैं, ये भी किसके द्वारा हो रहा है, दृश्य यानी पिक्चर के द्वारा, ये भी तो आपकी फिजिक्स ही है। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, इसके अलावा स्केच से मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ये भी सब क्या है, आपका फिजिक्स है। इसके अलावा बाहर आप जाएंगे तो बाहर हवा फ्लो हो रही है, चल रही, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। भाई सूर्य निकल रहा है, निकलते समय सूर्य हमें लाल दिखाई दे रहा है, छिपते समय हमें सूर्य लाल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आकाश का रंग नीला दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पक्षी किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे उड़ रहे हैं। पानी में पाइप में पानी बह रहा है, किस सिद्धांत पे बह रहा है। सब चीजें जितनी भी आसपास की हमारी हो रही हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर सेब पेड़ से नीचे गिर रहा है तो ये किसके द्वारा हो रहा है। हर चीज को हम छोड़ रहे हैं तो वो नीचे क्यों गिर रही। जितनी भी ये प्राकृतिक घटनाएं, फिनोमिना या आर्टिफिशियल फिनोमिना हो रही हैं, ये सारी की सारी आपकी फिजिक्स के अंदर आती हैं। और फिजिक्स के अंदर हम 2 चीजों को एनालाइज करते हैं जिसको हम कहते हैं द्रव्य। द्रव्य यानी मैटर। एक्चुअल में जो है ना, बच्चे कुछ और समझते हैं, मैटर मतलब लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया किसी से, तो हम उस मैटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम द्रव्य की बात कर रहे हैं, द्रव्य और एनर्जी। इट मीन्स दैट, मैं आपको बताना चाहूंगा, फिजिक्स का जो एनालाइज होता है ना, वो 2 पार्ट्स में होता है। नंबर 1 होता है हमारा द्रव्य। द्रव्य यानी क्या होता है, मैटर। और दूसरा होता है हमारा एनर्जी। दूसरा होता है हमारा एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। तो इन 2 थिंग्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब द्रव्य क्या होता है भैया, द्रव्य वो होता है जो स्थान घेरता है, जो प्लेस को घेरता है। जैसे कि यहाँ पर ये वॉल पर व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ये स्थान घेर रहा है, प्लेस को घेर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, द्रव्य। द्रव्य यानी मैटर। स्केच मैंने हाथ पे रखा, इसने मेरे हाथ का प्लेस घेर लिया, तो ये भी क्या है, द्रव्य। मैं यहाँ इस जगह खड़ा हुआ हूँ, मैं भी स्थान घेर रहा हूँ, तो मैं भी क्या हूँ, द्रव्य। आप मुझको फिजिकली टच भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती जिनको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, मतलब देख नहीं सकते, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। या तो आप डायरेक्टली उनको देख पाते हो या उनको महसूस कर पाते हो। लाइक हवा, एयर। किसी गुब्बारे के अंदर अगर हवा भर दे तो हमको मालूम पड़ता है कि हवा भी स्थान घेरती है, बट एक्चुअल में इस रूम के अंदर
अंदर कितनी हवा भरी हुई है, बट हमको लग रहा है स्थान नहीं घेर रही है। तो जहां कहीं भी प्लेस घेरा जाता है, लकड़ी है, पत्थर है, हवा है, प्लास्टिक है, पंखा है, बल्ब है, हम है, तुम हो, सब क्या है? द्रव्य। द्रव्य माने मैटर। अब क्या आता है? एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहा जाता है। एनर्जी बोले तो ऊर्जा कहा जाता है। और इसके अलावा इन दोनों को एनालाइज हम किसके अंदर करते हैं? फिजिक्स के अंदर करते हैं। इसके अलावा एक बात आपकी और समझने की है कि बहुत पहले ये माना जाता था कि हम जो वर्क करते हैं, स्केच लिया, मैंने खिसकाया इसको, ये क्या किया गया? वर्क किया गया। वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते और एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी और जो मास है, एनर्जी और जो मास है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं है। सिक्का है समय मेरे पास, हाँ सिक्का मेरे पॉकेट में रखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं। कोई भी अगर मेरे पास सिक्का है, ये देख सकते हैं ₹2 का सिक्का है, इस साइड में लिखा हुआ है आपका 2 और इस साइड में एक शेर बना हुआ है, अशोक स्तंभ। तो आप देखें, एक ही सिक्के के यहां पर दो पहलू हैं, लेकिन सिक्का ये एक ही कहलाएगा। मेरे कहने का पॉइंट समझे, सिक्का हमारा एक ही है लेकिन इसके दो पहलू है। सिमिलरली एनर्जी एंड मास, ऊर्जा और द्रव्यमान, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 20वीं शताब्दी की जब स्टार्टिंग हो रही थी ना, तभी हमारे प्रिय साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमको क्या बताया कि एनर्जी का जो हम बात करते हैं और जो हम मास का बात करते हैं, दोनों एक ही दूसरे के एक रूप होते हैं। यानी हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स दैट E is equal to m into c स्क्वायर। E is equal to m into c स्क्वायर। यहां पर ये E क्या है? यहां पर जो E है ना, इस m से क्रिएट की हुई ऊर्जा है। तो हम लिख सकते हैं कैपिटल E is equal to द्रव्यमान के संगत ऊर्जा, ये इसको हम कह सकते हैं। अब बात ये आती है कि m क्या होता है हमारे पास? तो m हमारे पास होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब ये होता है हमारे पास मास होता है। इसके अलावा c क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल, या हम कह सकते हैं इंग्लिश में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्टूडेंट्स वैल्यू होती है। तो आप लोगों को मालूम पड़ गया। अगर आपसे कभी कहा जाए भैया आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होती है, सोच में पड़ गए, सर हमें तो पता ही नहीं है आइंस्टाइन इक्वेशन होती है क्या है। कोई बात नहीं, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। E इज इक्वल टू क्या होता है? mc स्क्वायर होता है। तो इन सभी तथ्यों को, सभी पॉइंट को मिलाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्चुअल में भौतिकी को इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है। और फिजिक्स जो है ये ग्रीक भाषा या ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। कितना इंटरेस्टिंग सी बात है ना, कि ग्रीक जो वर्ड है उस वर्ड से फिजिक्स तैयार किया गया है। और फिजिक्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं, जिसका मतलब होता है फ्यूसिस। इसका मतलब क्या होता है? फ्यूसिस। और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, और नेचर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? प्रकृति। तो आप लोग देख रहे हैं ना ध्यान से, हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है इट्स कॉल्ड फिजिक्स। इसके अलावा प्रकृति में, नेचर में जो हो रहा है वो भी क्या है आपका? फिजिक्स। अब मैं आपको बताता हूं एक कंबाइंड डेफिनेशन। अगर आप बताना चाहें भैया फिजिक्स क्या है, तो बताओगे सर जी फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स के अंदर हम अपने आसपास होने वाली नेचुरल फिनोमिना, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो प्रकृति है, इसके अलावा जो बड़ा अध्ययन है जिसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक, और जो बहुत छोटा छोटा अध्ययन है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब दुनिया के बाहर देख रहे हैं, चांद को देख रहे हैं, वो क्या है? मैक्रोस्कोपिक। और प्लैनेट्स को देख रहे हैं, सैटेलाइट्स को देख रहे हैं, सब क्या है? मैक्रोस्कोपिक। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये जो हमारा स्केच है छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अगर मैं इनका एनालाइज करूँ तो इसको हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्कोपिक। क्या कहेंगे इसको? माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो फिलहाल मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, इसके अलावा हमारा नेचर, हमारी प्रकृति, और इसके अलावा प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन जिस चीज में भी किया जा रहा है उसको हम कहते हैं फिजिक्स।
क्या कहते हैं? फिजिक्स। और फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। भौतिकी बोले तो ये ग्रीक वर्ड, यानी फिजिक्स जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका नाम क्या है? फ्यूसिस। और फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? नेचर। और नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति। अब तो आप समझ गए होंगे, सुबह उठने से लेकर के शाम को सोते समय तक हम आसपास की जो घटनाएं देखते हैं उसमें ज्यादातर घटनाएं किस चीज की होती हैं? हमारे फिजिक्स की होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंटरेस्टिंग सी बात, जैसे कि मैंने अपनी इस डेफिनेशन में, यार रटने की बात तो करो ही मत, हमको तो केवल इंटरेस्ट क्रिएट करना है अपने अंदर फिजिक्स को लेकर के। तो मैंने आपको कुछ बातें बताई थी भैया प्रकृति के बारे में, तो आप लोग जानते हो प्राकृतिक घटनाएं, आंधी का आना, तूफान का आना, एकदम से बारिश का पड़ जाना, सब क्या है? नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक घटनाएं हैं। अब हम बात करेंगे किस चीज की? तो हम बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, यानी स्थूल अवस्था और सूक्ष्म अवस्था की। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लियो इसका, बैठ जाता हूं पीछे, हट गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए बढ़ते हैं आगे, अपने इस फिजिकल वर्ल्ड को क्लियर करने की कोशिश करते हैं फिजिकल वर्ल्ड को क्लियर करते हैं। हाँ भाई, क्लास 11 के विद्यार्थियों कैसे हो? और वैसे ये वीडियो सभी लोगों के लिए है, क्लास 11 के। अगर आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है ना फिजिक्स के अंदर, तो देख लियो वीडियो यार, दिन में एक दो बार देख लो वीडियो, क्या दिक्कत है आप लोगों को। अब इसके बाद मैं आपको बात करूंगा भैया फिजिक्स के रोमांच की। रोमांच कैसे आएगा हम लोगों को, इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा? भैया नया मोबाइल खरीदते हैं हम लोग, स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप लोग नया मोबाइल परचेज करते हैं तो मोबाइल परचेज करने के बाद यार बड़ा इंटरेस्ट आता है मोबाइल के फंक्शंस चेक करने में। न्यू बाइक परचेज की तब भी बड़ा इंटरेस्ट आता है, नया मकान खरीदा तब भी बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो ऐसा इंटरेस्ट हम क्रिएट करेंगे अपने इस रोमांच के जरिए। किस चीज में? फिजिक्स के अंदर। देखते हैं कैसे क्रिएट होगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा स्थूल अवस्था के बारे में। स्थूल अवस्था के बारे में, जिसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक यानी स्थूल अवस्था इसको कहा जाता है। अब स्थूल अवस्था होती क्या है, इस बात पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने काफी कुछ देखा होगा, पत्थर रखा हुआ है, पत्थर को हमने खिसका दिया, मूव कर दिया। हमारे घर का गेट बंद था, हम गए, हमने उसका हैंडल पकड़ा और गेट को खोल दिया। इसके अलावा हमने, हमारे घर का पंखा जाम हो गया था, हमने उसको हाथ से घुमा दिया। लट्टू पड़ा है भैया जमीन पे, लट्टू, बच्चे क्या करते हैं कपड़े से लेके इसको मारते हैं लट्टू को। लट्टू क्या होता है? लगातार घूमता रहता है। ये तो होता है झूला, मेले में होता है यार, झूला होता है। उसी में गणेश चौथ का मेला लगता है तो वहां भी क्या होता है? वहां भी झूला लगा होता है, झूला लगातार घूम रहा होता है। देखा नहीं देखा है? इसके अलावा भैया ट्रेन चल रही है, हम दौड़ रहे हैं, बाइक चल रही है, कार चल रही है, हवाई जहाज उड़ रहा है। हवाई जहाज भी क्या है आपका? उड़ रहा है। तो ऐसी जो बड़ी बड़ी चीजों का एनालाइज किया जाता है उसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर सा, मोबाइल मैंने स्केच लिया, हाथ में से छोड़ दिया, मैंने हाथ से पकड़ा, ये किस में आएगा आपका? मैक्रोस्कोपिक में। मैंने बॉल दीवार पे फेंक के मार दी, ये सब किस में आएगा आपका? मैक्रोस्कोपिक में आएगा। आपने किसी बच्चे के मुक्का मार दिया, ये भी किस में आएगा? मैक्रोस्कोपिक में। यानी एनर्जी, वर्क, जो चीजें भी आती है हमारी सारी की सारी ये मैक्रोस्कोपिक में आती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं उसकी कुछ ब्रांचों के नाम, सो ध्यान देना, इंटरेस्ट आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, देखो सामने हम बात करते हैं मैकेनिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स। भैया मैकेनिक्स में क्या किया जाता है? कार चल रही है, बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, आपकी स्कूटी चल रही है या आपकी बाइक चल रही है, एफजेड भी हो सकती है आपके पास, ये पल्सर भी हो सकती है, ये हो सकता है छोटे बच्चों के पास प्लैटिना बाइक भी हो सकती है। चल रही है भैया, हम दौड़ रहे हैं, स्कूटर चल रहा है, सब में ब्रेक मारे, गाड़ी रुक गई, ट्रक रुक गया, ये सब चीजें किस चीज में आती हैं? ये आती है हमारी मैकेनिक्स के अंदर। किस में आएंगी? हमारी मैकेनिक्स के अंदर आती हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरी हम ले लेते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी मतलब क्या हो गया? थर्मोडायनामिक्स। हमने जब अपने कैमरे का ज्यादा यूज कर लिया ना तो कैमरा हमारा क्या हो गया? हीट हो गया। ऊष्मा किसमें होगा? थर्मोडायनामिक्स में। गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी, जिस वजह से मुझको पसीना आ रहा है। तो ये जो गर्मी है, ये जो हीट है, ये भी किस वजह से? थर्मोडायनामिक्स। धूप में खड़े हैं,
फर्श गर्म हो गया, जमीन गर्म हो गई, हम खड़े थे हम भी गर्म हो गए, तो हम में से क्या हीट निकल रही, सब किसमें होगा, वो थर्मोडायनेमिक्स। बाइक का इंजन होता है ना, बाइक का इंजन, कार का इंजन होता है भैया, ट्रक का इंजन होता है, या एफजेड का या फिर ऑडी का इंजन होता है, सबके इंजन में क्या निकलती है, हीट। तो इन सब चीजों का जो एनालाइज किया जाएगा वो किसमें किया जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स में। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्थूल अवस्था, मैक्रोस्कोपिक की बात कर रहा हूं मैं। थर्ड आ जाता है हमारा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। प्रकाशिकी, आप लोग मुझको देख रहे हो भैया, प्रकाश के परावर्तन की वजह से, कुछ लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने क्लास 10 में नहीं पढ़ा होगा, जब लाइट मेरे फेस पे पड़ रही है, लाइट यानी प्रकाश, और यहां से टकरा के इस कैमरे पे जा रहा है, तो आपको दिखाई दे रही है मेरी पिक्चर, आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। और ये सब चीजें किस में हो रही हैं, प्रकाशिकी में हो रही हैं। हमारे पास कोई चश्मा है, चश्मे की बात करें, चश्मा जब लगाते हैं, जब हमारी निगाह थोड़ी खराब हो जाती है, जैसे कि हमारे पास ये 3D चश्मा है, इसको हम लगा लेते हैं आपस में, ठीक है। ये 3D गॉगल होता है जिसका यूज हम किसमें करते हैं, ऑप्टिक्स में करते हैं, यानी प्रकाशिकी में करते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें एनालाइज की जाएंगी, प्रकाशिकी के अंदर एनालाइज की जाएंगी। अब बात कर लेते हैं फोर्थ की, जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, या हम कह सकते हैं पदार्थों के सामान्य गुण। यानी कहने का मतलब, अगर मैं इस पेन को खींचूंगा तो ये पेन, ढक्कन खुल गया सॉरी, इसका पेन ये खींचेगा नहीं, यानी इसका मतलब ये ज्यादा प्रत्यास्थ है, ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकता, रबर को खींच रहा है, खींच जा रही है। तो ऐसी चीजों को जो एनालाइज किया जाएगा वो किस चीज के अंदर किया जाएगा, वो किया जाएगा आपका जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस का। अगर हम बात करें वेव मोशन, यानी इसको हम कहते हैं तरंग गति। पानी रुका हुआ था यार, पता है जब पानी पड़ जाता है, गली मोहल्ले में पानी भर जाता है, तो क्या करते हैं सब लोग, बच्चे लेते हैं पत्थर फेंक के मार देते हैं। जैसे ही जहां पत्थर गिरता है तो वहां पर एक प्रकार का गोल गोल घेरा बन जाता है, ये एक प्रकार का डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, या आपकी बुक के अकॉर्डिंग एक विक्षोभ क्रिएट हो जाता है, होता नहीं होता है। तो जो विक्षोभ क्रिएट होता है, उस विक्षोभ को जिस चीज के जरिए एनालाइज किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, वेव मोशन कहते हैं, यानी तरंग गति कहते हैं। यानी कहने का मतलब मेरी आवाज जो है ना, ये वेव के रूप में इस कैमरे के अंदर जा रही है और उसके बाद वेव की फॉर्म में इससे बाहर निकल रही है। तो उसका एनालाइज किससे किया जा रहा है, आपका मैक्रोस्कोपिक के अंदर किया जा रहा है, ठीक है। अब मैक्रोस्कोपिक के बाद हम किस चीज का एनालाइज करने वाले हैं, हम एनालाइज करने वाले हैं माइक्रो का। अब माइक्रो का यूज कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे यूज होने वाला माइक्रो का। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बाकी हम बात करते हैं आगे। तो यहां पर मैंने स्थूल की बात कर दी, स्थूल का मतलब क्या है, बड़े बड़े अध्ययन। और अब आता है हमारा सूक्ष्म अवस्था, यानी माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। अब बात करेंगे हम सूक्ष्म अवस्था। सूक्ष्म अवस्था, इमले पे ध्यान ना दें माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक में क्या होगा, देखें व्यूअर्स, माइक्रोस्कोपिक के अंदर हम एनालाइज करेंगे बहुत छोटी छोटी चीजों को, लाइक एटम, परमाणु, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, म्यूमेसॉन, पाइमेसॉन, न्यूट्रिनो। इन सब चीजों का अध्ययन जो किया जाता है वो हमारा किसके लिए किया जाता है, सूक्ष्म अवस्था यानी माइक्रोस्कोपिक अवस्था के लिए किया जाता है। जैसे कि नाभिक यानी न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर, इतनी कम डिस्टेंस। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं 10⁻⁻10 मीटर की रेडियस में, इतनी कम, हाँ इतनी कम में। और इन सब चीजों का जो एनालाइज किया जाता है वो किसमें किया जाता है, आपका सूक्ष्म अवस्था में, यानी माइक्रोस्कोपिक में किया जाता है। अब माइक्रोस्कोपिक में कौन कौन सी फिजिक्स होती है, तो माइक्रोस्कोपिक के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स होती है, एटॉमिक फिजिक्स होती है। न्यूक्लियर फिजिक्स में भैया परमाणु बम बना देंगे, परमाणु बम, इट इज वेरी डेंजरस
बम, लाइक परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, इन सब चीज का एनालाइज हम किस में करते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स में। आप देख रहे हैं युद्ध या ठाए ठाए ठाए, इन सब में जो यूज किया जा रहा है वो क्या यूज किया जा रहा है? न्यूक्लियर फिजिक्स का यूज किया जा रहा है। अब बात करते हैं एटॉमिक फिजिक्स की। तो एटॉमिक फिजिक्स का यूज कहाँ किया जाता है? नए नए एलिमेंट्स को इजाद करने के लिए, बनाने के लिए एटॉमिक फिजिक्स का यूज किया जाता है। और एक काम की बात जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताता हूं, इन दोनों फिजिक्स के बीच में एक फिजिक्स और होती है जिसको हम कहते हैं मध्य अवस्था। क्या कहेंगे इसको? मध्य अवस्था। और मध्य अवस्था में यूज किया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी का, नैनो टेक्नोलॉजी फिजिक्स का। आप लोग अक्सर मूवी भी देखते रहते हैं, बहुत छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स, और कभी कभी आपको सुनने को न्यूज मिलती होगी किसी के ब्लड के अंदर छोटे छोटे रोबोट छोड़ दिए जाएंगे। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट काफी टाइम पहले मतलब एजेंसियों ने किया था, ब्लड के अंदर छोड़ दिए जाएंगे और वो छोटे छोटे जो नैनो रोबोट्स होंगे वो हमारी बॉडी के अंदर जो भी दिक्कत आया करेगी वेसल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर, उनको ठीक कर दिया करेंगे। तो ऐसे ऐसे जो रोबोट्स होती है वो नैनो टेक्नोलॉजी में आते हैं। चिप जो होती है वो क्या होती है? एक नैनो टेक का तो जरिया है। पहले कंप्यूटर इतना बड़ा हुआ करता था और इतना चौड़ा हुआ करता था, आज आप देख सकते हैं लैपटॉप की फॉर्म में या आईपैड की फॉर्म में उसको बहुत छोटा कर दिया गया। सब किस वजह से किया गया है? मध्यवर्ती फिजिक्स की वजह से, बिटवीन फिजिक्स की वजह से। और ये जो फिजिक्स होती है मैक्रो अवस्था और माइक्रो अवस्था, यानी मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों के बीच में आती है। कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप्स और आपके जो मोबाइल जिसमें आप देख रहे होंगे मुझको, इंटरनेट वगैरह, सब क्या आता है आपका? ये मध्यवर्ती फिजिक्स में, बिटवीन फिजिक्स में। तो इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रही है काफी आपको? अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ और काम की बातें इसके अंदर। सो अभी रुके रहे, ज्यादा कहीं नहीं है, आपको मेरे वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर पानी वगैरह पीना हो ना तो पानी यहीं ला के रख लो, तुरंत पीते जाओ पानी, ठीक है? बहुत इंटरेस्ट आएगा। और अगर आज की वीडियो आपने पूरी देख ली ना तो आपका इंटरेस्ट जिंदगी में कभी खत्म नहीं होने वाला फिजिक्स के अंदर से, ठीक है? तो सूक्ष्म अवस्था मैंने यहां से क्लियर कर दी है। इसके अलावा देखो मेडिकल साइंस हो तो मेडिकल साइंस में अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो वहां भी तो स्थूल अवस्था का यूज किया जाता है। किसी भी कैंसर के रोगी को जो मेडिसिन दी जाती है वो भी फर्मी में दी जाती है। यानी जैसे कि हम कहते हैं नहीं, लंबाई मीटर में, आलू वही 2 किलो लिया हो, पानी लीटर में, दूध लीटर में, ऐसी जो मेडिसिन दी जाती है वो जो दी जाती है फर्मी में दी जाती है। उसको ये जो मेजरमेंट होती है ना वो फर्मी में होती है। इसके अलावा ये जो ब्रांच होती है हमारी, इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिवता। आपने परमाणु बम के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने ये मालूम नहीं करा होगा कि भाई परमाणु बम के अंदर क्या यूज करते हैं। क्या गंधक पटाख का यूज किया जाएगा उसके अंदर? नहीं, गंधक पटाख का यूज उसके अंदर नहीं किया जाता है, बल्कि उसके अंदर यूरेनियम, पोलोनियम जैसे एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। हिरोशिमा नागासाकी पे आपने सुना भी होगा, बचपन सुनते आओगे, परमाणु बम गिराया गया था, तो वो भी एक फिजिक्स का नमूना ही था। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, सारे के सारे क्या है? ये फिजिक्स से ही क्रिएट किए गए हैं। अब इसके अलावा इसका फ्यूचर क्या है? मतलब अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स का फ्यूचर क्या है? क्या फिजिक्स का फ्यूचर है? तो मैं आपको बताता हूं फिजिक्स का फ्यूचर। लेकिन फिजिक्स के फ्यूचर से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा प्रकृति में कौन कौन से बल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और कौन कौन से बल सबसे ज्यादा वीक होते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं न्यूटन से। न्यूटन बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, जस्ट इमेजिन, जरा सोचो, और सेब गिरा न्यूटन के सिर पर, और जैसे ही सेब न्यूटन के सिर पर गिरा तभी उन्होंने इसके एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद क्या बनाया? गुरुत्वाकर्षण बल। किसके बारे में बताया? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। और इसके लिए न्यूटन ने क्या काम किया? एक नियम दिया जिसको हम कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, जिसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू gm1m2 अपॉन क्या होता है? r² होता है। ये इसका नियम होता है, F इज इक्वल टू gm1m2 अपॉन r²। अब यहां पर कैपिटल G क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, और m1 m2 द्रव्यमान होते हैं। और ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी एक वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जब हम आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे तब इसके बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। पूरे ब्रह्मांड के अंदर कैपिटल G का मान चेंज नहीं होता है, ऐसा ये नियम बनाया गया था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें गुरुत्वाकर्षण बल मिल गया। आवेश होते हैं, आवेश यानी चार्ज, जिससे बिजली दौड़ती है, भागती है, कूदती है, खेलती है। तो जो आवेश होते हैं, आवेशों के बल बीच कौन सा बल लगता है? कूलामीय बल, जो आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। ध्यान दें मेरी इस बात पर, अगर कोई वस्तु नीचे गिर रही है तो नीचे ही गिरती रहेगी, क्योंकि ये एक प्रकार का सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल होता है, ये प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। ध्यान दें इस बात पर। लेकिन आवेशों के बीच जो बल लगता है ये आकर्षण भी हो सकता है
और ये प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ये दो टाइप का बल हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला था कि प्रकृति में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा वीक कौन कौन से बल है। तो सबसे कमजोर बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है, और सबसे स्ट्रॉन्ग बल जो है वो नाभिकीय बल है, यानी नाभिकों के बीच लगने वाला बल है। आप लोगों को पता होगा यार, ये जो पेन है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बना, जिनको परमाणु कहते हैं। परमाणु में नाभिक होता है, बल्कि इसके अंदर एक नाभिक थोड़ी ना होगा, इतने बहुत से नाभिक होंगे डिट्टो, जैसे कि आप लोग इतने बहुत सारे बैठे हुए हो, ठीक है। तो बहुत सारे नाभिक होंगे, तो नाभिकों के बीच जो बल लगता है ना, वो बल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, यानी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है प्रकृति में पाए जाने वाले सारे के सारे बलों में, कंपैरिजन टू गुरुत्वाकर्षण बल। अगर कभी कभार क्वेश्चन आ भी गया कि स्ट्रॉन्ग बल कौन सा होता है, तो आप बताएंगे स्ट्रॉन्ग बल नाभिकीय बल होता है। और कमजोर बल कौन सा, जो सेब के जरिए लगा था न्यूटन के सिर पर, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करने वाले थे किस चीज के बारे में भैया, कि क्या फ्यूचर है फिजिक्स का हमारी लाइफ में, क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। इसके अलावा मैं कुछ आपको नियम भी बताना चाहूंगा। नियम क्या, जैसे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। ज्यादा कुछ लिखवाने के लिए, ज्यादा कुछ बताने के लिए इसमें है नहीं चैप्टर के अंदर, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ब्रह्मांड के अंदर, दुनिया के अंदर जो एनर्जी है वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है, बदलती है। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, ऊर्जा को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि अगर सेब जमीन पर गिर रहा है, सेब जमीन पर गिर रहा है, या हम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर किसी न किसी चीज का संरक्षण हो रहा है। फिजिक्स के कुछ संरक्षण के सिद्धांत होते हैं जो ब्रह्मांड में हर जगह लागू होते हैं, जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन का सिद्धांत। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न करते हैं ना ही नष्ट करते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। लट्टू है, लट्टू को घुमा रहे हैं, घूर्णन गति, तो वहां बात होती है हमारी कोणीय संवेग की। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये कोणीय संवेग क्या है क्या नहीं है। कोई बात नहीं, सिद्धांत के बारे में बाद में बात करेंगे जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अब मैं बताने वाला हूं सबसे काम की बात, जो आप सोच रहे थे सर फिजिक्स पढ़ने से हमें क्या फायदा होने वाला है, फिजिक्स पढ़ने से हमें क्या लाभ होने वाला है। तो मैं आपको बताता हूं, अगर हम चंद्रमा पर पहुंच पाए हैं बाय द हेल्प ऑफ फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक एंड प्लस नैनो टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करते हैं स्केच ऊपर जा रहा है, स्केच नीचे आ रहा है, तो ये भी क्या है हमारा फिजिक्स। पंखा अगर चल रहा है और पंखा हमको हवा दे रहा है, तो ये भी क्या है फिजिक्स। इसके अलावा हम चल रहे हैं, कीचड़ पड़ी थी, धड़ाम से पीछे हम गिर गए, तो यहां भी क्या हुआ फिजिक्स, घर्षण बल की वजह से। अगर हम गेट को बिल्कुल कब्जे के पास से पकड़ के खोलते हैं तो गेट नहीं खुलने वाला, लेकिन अगर मैं हैंडल के पास से पकड़ के खोलता हूं तो गेट खुल जाएगा। इट्स कॉल्ड फिजिक्स। इसके अलावा नल से पानी निकालना है हैंड पंप से, ये भी क्या है हमारी फिजिक्स। समरसेबल से पानी आ रहा है मोटर के जरिए, ये भी क्या है फिजिक्स। अगर मैं लाइट बंद कर देता हूं तो अंधेरा हो जाएगा, ये भी क्या है ऑप्टिकल फिजिक्स। अगर मैं बात करूं चाय को मैं गर्म कर रहा हूं, जैसे मैंने पतीला पकड़ा, मुझे बहुत ज्यादा तेजी हुई, मैंने हाथ पीछे खींचा, जो मैंने हाथ पीछे खींचा मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, जिस वजह से हाथ पीछे खींचा उस हीट की वजह से, तो वो भी क्या है आपकी फिजिक्स। तो ये सारी घटनाएं किससे हो रही है हमारी फिजिक्स की वजह से। आज मुझको आप देख पा रहे हो इस मोबाइल के थ्रू जो आपके हाथ में है, तो ये भी क्या है आपका फिजिक्स। मोबाइल हो, लैपटॉप्स हो, या टेक्नोलॉजी हो, या इंटरनेट हो, या किसी भी चीज की बात की जाए, सब की सब क्या है आपकी फिजिक्स। बहुत से साइंटिस्टों ने इसके बारे में हमें काफी हेल्प भी की है। सबसे ज्यादा शुक्रगुजार है हम न्यूटन ने, जिसने हमें बताया था कि सेब लाइट देखते लाइट आ रही है कि सेब अगर गिरा तो सेब गिरने की वजह से उन्हें पता ये लगाया कि सेब के नीचे गिरने का कारण और हमारी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों जो चक्कर लगा रही है, ये दोनों एक ही नियम है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। इसके अलावा फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था और जो मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट किया था, मिलिकन का खैर पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो इन दोनों के एक्सपेरिमेंट से ये बात मालूम पड़ गई करंट और चुंबक दोनों एक ही हैं, जिसको मिला के कहा जाता है विद्युत चुंबकीय। और इसके अलावा मैक्सवेल ने क्या काम किया था, मैक्सवेल ने करंट को और इसके अलावा चुंबक को कंबाइन करके जो है ना कुछ समीकरणें हमें दी थी, और उन समीकरणों के थ्रू, उन 4 समीकरणों के थ्रू आप पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का इंटरनेट चल रहा है, पूरी संचार प्रणाली चल रही है। आज हम मोबाइल से SMS कर सकते हैं, आज हम
ईमेल भेज सकते हैं, आज हम वीडियो सेंड कर सकते हैं, फैक्ट सेंड करते हैं, यार हम लोग कॉल से बात भी कर लेते हैं, लाइव बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप लोग मुझको लाइव देख पा रहे हो, ये सारा का सारा किस चीज की वजह से है? फिजिक्स की वजह से है। तो हम पूरे साल इस तरीके के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है। बोर्ड लगा होता है, मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन से हमारे डायगोड्स लगे होते हैं, कौन कौन सी आईसी लगी होती हैं, कौन कौन से सर्किट लगे होते हैं। हम बटन दबाते हैं ए, तो इसको कैसे मालूम पड़ता है कि ए बटन यूज किया गया है? ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या है? फिजिक्स। खाली एक बटन दबाते हैं हम कंप्यूटर में और हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है। तो ये भी क्या है? हमारा फिजिक्स। कैसे मालूम पड़ता है कंप्यूटर को कहाँ करंट ज्यादा देना है, कहाँ करंट कम देना है? तो ये भी क्या है? हमारा फिजिक्स। तो ये सारा का सारा फीचर हमारा फिजिक्स है। फिजिक्स के जरिए हम एनालाइज करके साइंटिस्ट बन सकते हैं, चांद पे जा सकते हैं, और कहाँ कहाँ जा सकते हैं ये आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स हम बन सकते हैं, हम इसमें गणितज्ञ भी बन सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स का और गणित का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। गणित फिजिक्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो आपको मैथमेटिक्स भी सीखनी पड़ेगी, और आप लोगों को मैथमेटिक्स मैं सिखाऊंगा, चाहे आप लोगों के पास बायो हो या फिर आपके पास मैथ हो। उसमें डिफरेंशियल, उसमें इंटीग्रल, उसमें वर्गमूल, उसमें घनमूल, उसमें दशमलव से वर्गमूल निकालना, रूट फाइंड करना, क्यूब फाइंड करना। इसके अलावा जो भी है डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, अपकलन, समाकलन, सारी की सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी मैथमेटिक्स नहीं सीखी ना तो आप सॉल्व नहीं हो सकता कुछ भी। न्यूटन बड़े समझदार आदमी थे, फिजिक्स के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ना डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का निर्माण कर दिया। तो आप लोगों को तो समझना पड़ेगा, अगर फिजिक्स समझनी है तो मैथ भी समझनी पड़ेगी। तो इतनी बहुत सी बातें मैंने आपको बताई, आपकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आप चप्पल पहने हुए, चप्पल से नहीं गिरते तो वो भी तो क्या है यार, फिजिक्स ही तो है। सब कुछ तो फिजिक्स है। कैमरा, मोबाइल, इसमें पड़ी हुई आईसी, डिस्प्ले, टच का जो आप यूज कर रहे हो ना, ये भी तो फिजिक्स ही है। तो ये सारी चीजें फिजिक्स है। तो आपने देखा कितना रोमांच आया आपको सोचने में कि परमाणु बम बनाया गया, एस्ट्रोनॉट तैयार होते हैं, एस्ट्रोनॉट चंद्रमा पे जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, स्पेस में घूमते हैं, स्पेस सूट बनाए जाते हैं, नई नई चीजें बनाई जाती हैं। वक्त, टाइम क्या है, टाइम में क्या होता है, ये जितनी भी चीजें हैं सारी किसमें आती हैं? फिजिक्स में। और इसमें आपका फ्यूचर काफी ब्राइट है। आप एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स साइंटिस्ट बन सकते हैं, नैनोटेक के साइंटिस्ट बन सकते हैं। आप कई तरीके की अपनी अपनी जो इच्छाएं हैं वो बिल्कुल फिजिक्स से बहुत ज्यादा पूरी कर सकते हैं। तो ये था चैप्टर के अंदर हमारा फिजिकल वर्ल्ड, जिसके बारे में मैंने आपको आज समझाया है। इसके अलावा इतने बहुत से साइंटिस्ट भी हुए हैं जिन लोगों ने फिजिक्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया है और काफ़ी कुछ हमको समझाया भी है। तो फिजिक्स के बहुत से साइंटिस्टों के नेम, उनकी खोजें या उनके बारे में जो विवरण है, उनकी स्लाइड्स यहाँ पर चल रही हैं। तो आप लोग उन ये जो स्लाइड्स हैं इनका फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से क्लिक न कर पाए इन स्लाइड्स को तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल शारिक एपिक पे जाकर भी इनको सेव कर सकते हैं, वहां से भी नोट कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहां पर पीडीएफ के रूप में सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल बेस नहीं है, केवल इसमें समझाने का पर्पस था। आपकी क्लास 11th में इसमें से थोड़ा बहुत आ जाता है एग्जाम में, इसके अलावा कंपटीशन वगैरह में इसमें से कुछ आता नहीं है। बट लॉजिक हमारा ये निकल के आया, तो फिर मैंने आपको चैप्टर क्यों पढ़ाया? इस चैप्टर को पढ़ाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था, आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना, वो भी फिजिक्स के लिए। एंड आई मीन इट। और मुझको लगता है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई होगी फिजिक्स के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा चैनल है शारिक एपिक, जो प्रोवाइड आपको कराता है क्लास 12, क्लास 11, कंपटीशन, क्लास 10 की फिजिक्स, और इसके नोट्स प्रोवाइड कराता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल शारिक एपिक पर। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी कनेक्ट रह सकते हैं, जिसपे आप मुझे एक एसएमएस कर सकते हैं 9760476303 पर। अपना नाम, पिताजी का नाम, कॉलेज का नाम और किस सिटी का नाम लिख करके भेज सकते हैं, ताकि उससे भी थोड़ा इंटरेक्शन आपका हमारा बना रहे और इससे आप टॉपिक को आसानी से समझ सकें। तो जिन व्यूअर्स ने अभी तक, जो नए नए आए हुए हैं, उन्होंने मेरे क्लास को अभी तक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
और इस वीडियो को लाइक भी करें ताकि मुझे मालूम पड़ता रहे भैया कितने लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है। इसके अलावा आप एक काम और करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बताएं कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, इस चैप्टर को समझाना कैसा लगा। इस चैप्टर में जो भी बेसिक बातें थी एनसीईआरटी बेस में वो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो इसलिए आप कमेंट करें, ज़रूर बताएं जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझको बता सकते हैं। और एक क्लास 11 का फिजिकल वर्ल्ड का फर्स्ट लेक्चर है और सेकंड लेक्चर भी जल्दी अपलोड किया जाएगा।